हमें जाने दीजिए। सच्ची हमने जानकर नहीं किया। उन्होंने हमारे माथे पर बंदूक रख दिया था इसलिए। एक बहुत प्यारी शालीनता से भरी मगर कुछ अटकती कुछ कांपती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसने उस लड़की की तरफ देखा। हमें माफ कर दीजिए और जाने दीजिए। वह अभी डर से कांप रही थी। कहाँ जाओगी? घर कहाँ है तुम्हारा? और तुम्हारे पेरेंट्स? चलो मैं लेकर चलता हूँ। उन्हें बताना भी तो होगा कि अब तुम मेरी पत्नी हो। दिव्यांश ने गंभीरता से उसके चेहरे को देखते हुए कहा। तो वह लड़की 2 कदम पीछे हो गई। जी, घर, पेरेंट्स। वह अभी अटक रही थी और उससे ज्यादा तो उसका शरीर कांप रहा था। हाँ, घर। घर तो होगा ना तुम्हारा। उसने ना में अपनी गर्दन हिला दी। घर नहीं है तुम्हारा? वहां पर कैसे आई? दिव्यांश के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। जी, जी वो हम। तभी दिव्यांश के फोन की घंटी बजी। परिधि का नंबर देख उसने फोन अपने कान से लगाया। जी मम। दिव्य, मैं जानती हूँ जो हुआ, पर बेटा, हम सचमुच नहीं जानते थे ऐसा कुछ हो जाएगा। तू हमसे नाराज? अपनी बहू के स्वागत की तैयारी कीजिए मम। मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। दिव्यांश ने यह कहकर कॉल कट कर दिया और तुरंत ही अपने फोन से दूसरा कॉल लगाया। तरुण, मेरे फार्म हाउस पर बेस्ट डिजाइनर लहंगे लेकर पहुंचो। जी सर। कम। इस बार उसने उसकी हथेली पकड़े बिना आगे बढ़ते हुए कहा। जी। उसके प्रश्न पर दिव्यांश उसे अपनी गहरी नजरों से देखने लगा। उसकी नजरों को खुद पर महसूस कर उस लड़की ने अपना चेहरा झुका दिया। आओ। उसने वापस आगे बढ़ते हुए कहा तो वह उसके पीछे चल पड़ी। कुछ देर में दिव्यांश का हम उम्र एक लड़का उसके सामने खड़ा था। सर, यह हमारे डिजाइनर हाउस का सबसे बेस्ट कलेक्शन है। उसने अपने साथ लहंगे को दिव्यांश के सामने रखते हुए कहा। दिव्यांश जहाँ सोफे पर बैठा था वह लड़की सोफे से चिपक कर सर झुकाए खड़ी हुई थी। तुम्हें जो पसंद है वो पहनकर रेडी हो जाओ। दिव्यांश ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, पर वह अपनी जगह से हिली नहीं। तरुण, तुम जाओ। उसने अपने सामने खड़े लड़के से कहा तो वह सर हिलाकर वहां से चला गया। नाम क्या है तुम्हारा? दिव्यांश ने इस बार पलटते हुए उस लड़की से पूछा। जी, चित्रावती। वह बहुत धीरे से बोली। वाटवती? चित्रावती। इस बार भी उसकी बहुत धीमी आवाज आई। जो भी बती होगी, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। हमें घर जाना है। मेरे मॉम डैड वेट कर रहे होंगे। जी, मुझे जाने दीजिए ना। वह बहुत धीमे से डरते हुए बोली। मैंने तो पूछा ना, कहाँ जाना है तुम्हें? तुम एड्रेस बताओ। उसके कहने पर वह चुप हो गई। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारी शादी हो चुकी है, इसलिए तुम्हें कुछ वक्त तो मेरे साथ रहना पड़ेगा। बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। शादी के बाद डिवोर्स होने के लिए 6 महीने का वक्त लगता है एटलीस्ट। तब तक तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। अंडरस्टैंड? अब जाकर चेंज करो, हमें घर जाना है। उसने अपनी भारी आवाज में कहा। फिर वहां से लगे कमरे की तरफ बढ़ गया। लगभग आधे घंटे बाद जब दिव्यांश बाहर आया तो चित्रावती अभी तक वहीं खड़ी थी। तुमने चेंज नहीं किया? वह उसे देखकर आंखें छोटी करते हुए पूछा। जी, वो हम कहाँ? हमें किस कमरे पर जाना है? वह धीरे से अटकते हुए पूछी। दिव्यांश ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। यहाँ कोई भी नहीं था जो उसे यह बताता। फिर यह लड़की जो हर सवाल पर कांप जाती है, वह उसे क्या कहे? उसने एक कमरे की तरफ इशारा किया। वहां चली जाओ, और थोड़ा जल्दी। 10 मिनट भी नहीं बीता था, चित्रावती उसके सामने खड़ी थी, उसके दिए लहंगे में। दिव्यांश पलके झपकते हुए उसे देखने लगा। तुम लड़की ही हो ना? इतनी जल्दी? वह आश्चर्य से देख रहा था, जो इतने समय में शायद 1 या 2 बार ही सर उठाई होगी। बाकी पूरा समय उसका सर झुका ही हुआ था। चलें, या तुम्हें कुछ और करना है? तुम्हें रेडी होना होगा। वह उसे देखते हुए सवाल किया, जिस पर वह नामे अपनी गर्दन हिला दी। फिर चलो। दिव्यांश ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। 1 मिनट, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? लहंगे के एक पैकेट को चित्रावती अपने हाथ में पकड़े हुए थी, जिसे देखते हुए दिव्यांश ने सवाल किया। जी, जी हमारा सूट है। आपके लहंगों को लौटाना होगा ना? उसने धीरे से कहा। जिसे सुनना जाने क्यों दिव्यांश की होठों पर मुस्कुराहट आ गई। नहीं लौटाना होगा, इसे यहीं छोड़ दो। फिर हम क्या पहनेंगे? उसकी आवाज में जो मासूमियत थी
दिव्यांश को मजबूर कर रही थी उसके चेहरे पर नजर जमाए रखने के लिए, पर वह थी जो एक बार भी अपना चेहरा उठाकर नहीं देखी। तुम्हें वहां ड्रेस मिल जाएगा, अब इसे यहाँ रखो और तुम मेरे साथ चलो। इस बार दिव्यांश ने उसके हाथों से पैकेट लिया और वहां रखे सोफे पर रखते हुए उसकी हथेली पकड़कर आगे बढ़ने लगा। पर अचानक ही उसकी नज़र उसकी हथेली से कोहनी तक लगे निशानों पर पड़ी। उसका सूट पूरे आस्तीन का था, जहाँ कुछ भी नजर नहीं आया। पर अब जब लहंगे का ब्लाउज सिर्फ उसके बाजुओं तक था, तो उसके गोरे हाथों पर बने निशान साफ नजर आ रहे थे। उन चोटों पर नजर पड़ते ही दिव्यांश के कदम कुछ धीमे हुए। वहीं चित्रावती कुछ आगे बढ़ गई और अचानक दिव्यांश की नजर उसके जीने से दुपट्टे से झांकती पीठ पर बने निशानों पर गई। यह किसी के मारने के निशान थे, पर इतनी बेदर्दी से। उन निशानों को देख दिव्यांश की आंखें कसकर बंद हो गईं। 1 मिनट, दिव्यांश की आवाज पर उससे 2 कदम आगे चित्रावती अपनी जगह पर रुक गई और एक बार फिर डरकर कांप गई। यहाँ आओ। उसके बुलाने पर चित्रावती उसके पास आई। वह डरकर बहुत ज्यादा कांप रही थी। ये निशान कैसे आए तुम्हें? दिव्यांश ने उसके हाथों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। जी, जी हमें चोट लग गई थी। ये किसी के मारने के निशान है। मुझसे झूठ कहने की कोशिश मत करना। जानती हो कौन हूं मैं? वह नामे अपनी गर्दन हिलाई, जिस पर एक बार फिर दिव्यांश के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। नहीं जानती तो जान जाओगी। उसने धीरे से उसके गाल को थपथपाते हुए कहा। तुम बैठो। दिव्यांश ने उसे वापस सोफे के पास लाकर खड़ा कर दिया और एक बार फिर उसने तरुण को फोन लगाया। रीटा को भेजो। लगभग 15 मिनट बाद एक लड़की रीटा ने आकर चित्रावती के शरीर के सारे दागों को मेकअप से छुपा दिया। रीटा, चित्रावती का मेकअप कर बाहर निकलते रीटा को दिव्यांश ने अपने पास बुलाया। सर, किसी छड़ी से पीटा गया है। पीठ पर एक जगह जलाने का भी निशान है। रीता ने दिव्यांश के सवाल पूछने से पहले ही बताया, क्योंकि वह जानती थी कि उसके सर क्या जानना चाहते हैं। आखिर दिव्यांश के पास काम करते हुए उसे काफी समय हो गया था। हाँ जाओ। रीता के जाने के बाद दिव्यांश ने एक बार फिर अपने फोन को कान से लगाया। पता करो कौन है। मुझे जल्द से जल्द उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। यह कहते हुए उसने कॉल कट किया और उस कमरे की तरफ देखा जहां से चित्रावती बाहर आ रही थी। एक बार फिर उसकी खामोशी उसे अपनी तरफ खींचती महसूस हुई। न जाने क्यों दिव्यांश को उसकी खूबसूरती से ज्यादा उसकी खामोशी अपनी तरफ खींच रही थी। वह जो बात बात पर डरकर कांप जाती, यह बता रहा था कि वह किस तरह दबाव में जिंदगी बिता रही होगी। फिर उसके शरीर के निशान। चित्रावती उसके पास आकर सिर झुकाए हुए खड़ी हो गई। तुम आराम से रह सकती हो और यह हमेशा सिर झुकाकर रहना जरूरी नहीं है। दिव्यांश ने यह कहते हुए उसकी ठुड्डी पकड़ उसका चेहरा अपनी तरफ उठा दिया। उसकी बड़ी बड़ी पलकों के बीच झील सी गहरी काली झिलमिलाती आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ। दिव्यांश के चेहरे के भाव तो स्थिर रहे, मगर धड़कनों ने अपनी हरकत शुरू कर दी, जो उसकी नज़रों से नज़र मिलते ही ये बता जाता कि वह इसे देखकर ही धड़कना चाहता है। चले। इस बार दिव्यांश ने उसकी हथेली नहीं थामी, अपनी हथेली उसकी तरफ बढ़ाई, जो अब तक उसे ही ध्यान से देख रही थी। जी माफ। उसकी आवाज पर वह हड़बड़ाते हुए एक बार फिर अपना सर झुका गई। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब चलो। दिव्यांश ने उसकी बातों को बीच में ही काट दिया और अपनी हथेली की तरफ इशारा किया, तो वह धीरे से कांपती हुई उसकी हथेली को पकड़ ली। आई प्रॉमिस, जितने वक्त तक तुम मेरे पास हो उतने वक्त में मैं तुम्हारे अंदर से हर डर निकाल दूंगा। तुम्हें मजबूत बनाना अब मेरी जिम्मेदारी है। उसकी हथेली पर पकड़ मजबूत करते हुए दिव्यांश ने अपने मन में कहा और एक नज़र उसके चेहरे की तरफ देखा, जिसकी नज़र उन दोनों की हथेली पर ही रुकी हुई थी और कदम दिव्यांश के कदम के साथ बढ़ रहे थे। फार्म हाउस से अकेले निकली गाड़ी मित्तल हाउस पहुंचने तक आगे पीछे गाड़ियों से घिर गई। मित्तल हाउस में कार रुकते ही जहां ड्राइवर ने दिव्यांश की तरफ के दरवाजे को खोला, वहीं एक नौकर चित्रावती के तरफ के दरवाजे को खोल सर झुकाए खड़ा हो गया। इस बार फिर अपने सामने किसी को देख वह डर कर कांपी।
जिसे महसूस करते ही दिव्यांश ने उस नौकर को पीछे होने का इशारा किया। बाहर आ जाओ। दिव्यांश की आवाज पर चित्रावती बाहर आई, मगर सामने देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी, इसलिए वह हमेशा की तरह सिर झुकाए हुए ही खड़ी हो गई। दिव्यांश ने सबकी तरफ देखा, जहाँ सामने सभी उसके स्वागत के लिए खड़े थे। वह चित्रावती के पास जाकर उसकी हथेली पकड़ आगे सबकी तरफ बढ़ा। परिधि के साथ निशा ने मुस्कुराते हुए उसकी आरती उतारी। बिल्कुल चांद सी दुल्हन लेकर आए हो तुम दिव्य, निशा ने चित्रावती के चेहरे को देखते हुए कहा। यह तो सच का मम्मी, यूं लग रहा है जैसे आसमान से कोई परी उतर कर आई है। रितिका ने अपनी मम्मी निशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो दिव्य ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। बेटा, कलश को अपने पैरों से गिराते हुए अंदर की तरफ बढ़ो, परिधि ने चित्रावती को समझाते हुए कहा, तो उसने अपनी नजरें उठाकर दिव्यांश की तरफ देखा। वही उसे खुद को देखता महसूस कर दिव्यांश की नजरें भी उसकी तरफ घूम गईं। दिव्यांश, जो बहुत कुछ चेहरा पढ़ने में माहिर था, उसने उसके चेहरे पर एक प्रश्न महसूस कर उस प्रश्न के जवाब में हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मम्मी, बाकी आप लोग देख लीजिए, मैं अपने कमरे पर जाता हूँ, दिव्यांश ने अंदर आते ही कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वहीं चित्रावती सबके बीच जब अकेली खड़ी थी। यहाँ बैठो बेटा। परिधि चित्रावती को पकड़ सोफे की तरफ बढ़ उसे वहां बैठने का इशारा किया। चित्रावती काफी समय तक तो असमंजस में ही खड़ी रही कि उसे बैठना चाहिए या नहीं। आखिर में रितिका ने उसे खींचकर सोफे पर बैठा दिया, जिस पर एक बार फिर वह डरकर कांप गई। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? परिधि जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, जिस पर वह उनके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। उसकी आंखें भर आई थीं। बताओ बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? वह वापस उसके गाल को प्यार से छूते हुए पूछी। माँ, अचानक ही चित्रावती उनकी हथेली पर अपना सर रखकर रोने लगी, जिसे देख सभी डर गए। क्या हुआ बेटा आप? सभी उसके पास आकर पूछने लगे। जिसकी जो लगती थी वह सभी उस रिश्ते से उसे बुलाने लगे। भाभी, क्या हुआ? कोई परेशानी है? रितिका परेशान से पूछी। वहीं निशा और परिध भी उसके सर को सहलाने लगी। इन सब में अगर किसी का मुंह बना था तो वह थी मोनिका। ओ गॉड, इस ड्रामेबाज फैमिली में एक और ड्रामेबाज आ गई, उसने मुंह बनाकर कहा, तो पास में खड़े वेदांश ने उसे घूर कर देखा। क्या सच ही कह रही हूँ? वह वेदांश की नजरें खुद पर देख अपना मुंह तिरछा मोड़ते हुए बोली। जितनी जल्दी रंग बदला है ना तुमने, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी नहीं बदलता। और तुम्हें ये सब ड्रामेबाज लगते हैं? तो इसी फैमिली में इस ड्रामा की सबसे बड़ी अदाकारा तुम हो, जो हर तरीके एक बेस्ट विलन का रोल निभाती हो। वेदांश यह कहकर सबकी तरफ बढ़ गया, जहाँ परिधि चित्रावती को पानी पिला रही थी और वह अब कुछ शांत हो गई थी। अब बताओ, क्या नाम है तुम्हारा और क्यों इस तरह रोई? अगर मम्मी की याद आ रही है तुम्हें, तो ये रहा फ़ोन, उनका नंबर लगाओ और बात कर लो। वह अपना फ़ोन उसकी हथेली पर रख दी। अगर उनसे मिलने जाना है तो हम दिव्यांश से कहकर उन्हें यहाँ बुलवा लेते हैं। वह यहाँ नहीं आ सकती आंटी। परिधि की प्यार से भरी बातें सुन चित्रावती अब सामान्य हो गई थी, इसलिए उसने धीरे से बताया। वो यहाँ नहीं आ सकती तो तुम चली जाना। हम शाम को कहेंगे दिव्यांश से कि तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास घुमा कर ले आए। क्या सच में ऐसा हो सकता है आंटी? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? बताओ, कहाँ है तुम्हारी मम्मी? भगवान जी के पास। जैसे ही चित्रावती ने यह बताया, वहां खामोशी छा गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या कहे। उस लंबी खामोशी को तोड़ते हुए वेदांश ने ही माहौल को हल्का किया। क्या मम्मी, आप भी क्या लेकर बैठ गईं? ये सब छोड़ो और तुम हमें अपना नाम बताओ। उसके कहने पर सभी मुस्कुराते हुए चित्रावती की तरफ देखने लगे। हाँ बेटा, आपने तो हमें अपना नाम ही नहीं बताया। चलो बताओ। इस बार निशा ने उसके सर को सहलाते हुए पूछा, तो उसने धीरे से बताया, जी, चित्रावती। जहाँ उसका नाम सुनकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, वहीं पास खड़ी मोनिका की हंसी छूट गई। चित्रावती, वह पेट पकड़कर हंसते हुए उसके नाम को दोहराई। तभी सबके कानों में एक आवाज गूंजी, चित्रावती के आगे भी कुछ होगा। और इस आवाज को सुन
परिधि और निशा के साथ ही सभी अपनी जगह पर खड़े हो गए। वहीं सबको ऐसा करते देख चित्रावती भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और सबकी नजरों का पीछा करते हुए उस कमरे की तरफ देखी जहाँ से बीड़ा देवी आ रही थी। बताइए अपना पूरा नाम, वह सोफे पर बैठते हुए पूछी तो चित्रावती एक बार फिर उनकी कड़क आवाज सुनकर कांप गई। जी, चित्रावती सिंह। ओह, तो राजपूत हो तुम, पर मिजाज से लगता तो नहीं। माता पिता कहाँ हैं तुम्हारे? जी नहीं, वह आधी बात कहकर नाम में अपनी गर्दन हिला दी। आपके माता पिता नहीं हैं? बीणा देवी के साथ ही वहां मौजूद सबका चेहरा नरम पड़ गया और कुछ देर तक वहां खामोशी सी छा गई। लो, एक और अनाथ इस घर पर आ गई है। वह दिन दूर नहीं जब यह घर अनाथालय बन जाएगा। मोनिका मुंह बनाते हुए बोली तो सभी ने एक साथ उसकी तरफ देखा। मोनिका, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें आराम करना चाहिए? तुम्हारा दिमाग थक गया होगा। वेदांश उसे पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तुम चलो बेटा अपने कमरे में और अपने कपड़े चेंज कर लो। परिधि जी ने बीणा जी की तरफ एक नज़र देखा, फिर मुस्कुराते हुए चित्रावती के हाथों को पकड़ दिव्यांश के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। माँ, पर आपको नहीं लगता इनका नाम कुछ ओल्ड है? हम आपको इतने लंबे नाम से नहीं बुलाएंगे। चित्रा कहकर बुलाएं। रितिका, जो परिधि और निशा के साथ दिव्यांश के कमरे की तरफ जा रही थी, वह उन तीनों के चेहरे को देखते हुए पूछी। हाँ, सही कह रही है रितिका। दीदी, हम इसे चित्रा कहेंगे। निशा भी रितिका की बात पर हामी भर परिधि जी की तरफ देखे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए चित्रावती को देखा। तो हम सब चित्रा कहें तुम्हें? जी। इतने समय में पहली दफा चित्रा मुस्कुराई थी और मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। मुस्कुराते हुए कितनी प्यारी लगती हो तुम। फिर इस तरह डर डर कर क्यों रहती हो? उन्होंने उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से पूछा तो वह वापस सर झुका गई पर कहा कुछ नहीं। अच्छा, अंदर चलो। वे एक कमरे के सामने खड़ी थी। जब परिधि कमरे का दरवाजा नॉक करते हुए अंदर गई। माँ, मुझे अभी काम है। दिव्यांश जो सोफे पर बैठा कुछ फाइलों और लैपटॉप पर उलझा था, दरवाजे की आवाज़ पर सर उठा, सामने देखते हुए बताया। हाँ, तो तुम्हारी पत्नी रहेगी कहाँ? अपने कमरे में ना। हम उसे यहाँ छोड़ने आए हैं। परिधि चित्रा को सामने करते हुए बोली तो दिव्यांश ने एक नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और हाँ में अपना सिर हिलाकर वापस लैपटॉप में घुस गया। दिव्य बेटा, आज ही आपकी शादी हुई है और मम, मुझे ज़रूरी काम है। अगर आपको लगता है इसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है तो प्लीज़ आप उसे अपने साथ ले जाइए। उसने बिना भाव के कहा, पर नज़रें लैपटॉप पर ही थी। परिधि अपना सर नामे हिलाई और चित्रा की तरफ पलट गई। बेटा, यह ऐसा ही है। तुम्हें ही एडजस्ट करना होगा। कुछ साड़ियाँ कबर्ड पर रखी हैं, तुम चेंज कर लेना। तुम दोनों का खाना मैं आज कमरे में ही भिजवा देती हूँ। वैसे तो कमरे पर ही खाता है, पर तुम सबके साथ ही खाना और अब खाना खाकर आराम करो। वैसे तो शादी के बाद बहुत सी रस्में होती हैं, पर दिव्य ने पहले ही मना कर दिया था कि उसे अपनी शादी पर कोई तमाशा नहीं चाहिए और वह कोई भी रस्म भी नहीं करेगा। इसलिए हमने किसी भी तरह की कोई तैयारी नहीं की। पर अगर तुम्हें खाना बनाना आता हो तो हम रसोई की रस्म जरूर करेंगे। परिधि जी खुश होते हुए बोली तो चित्रा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। चलो, अब तुम जल्दी चेंज कर लो। मैं दोनों का खाना सर्वेंट के हाथों भिजवा रही हूँ। परिधि जी ने चित्रा से कहा और फिर निशा और रितिका की तरफ पलटते हुए कहा, तुम दोनों भी अब चलो। दिव्य, ख्याल रखना इसका। दरवाजे तक पहुंची रितिका ने चिल्लाया, जिस पर दिव्य ने अपने गंभीर नजरों से चित्रा की तरफ देखा जो सिर झुकाए अब तक वहीं खड़ी थी। चेंज कर लो और फ्रेश हो जाओ। वह कुछ समय तक हिली भी नहीं। तब दिव्य ने कहा, हमारा कपड़ा? एक बार फिर उसकी बहुत ही धीमी आवाज आई। मम ने अभी बताया ना तुम्हें कि तुम्हारे कपड़े कवर्ड पर हैं। जी, कवर्ड? दिव्यांश ने थोड़ा परेशान होते हुए मुंह बजाया, फिर अपनी जगह से उठ उसका हाथ पकड़ कमरे से लगे हुए चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। यह रहा तुम्हारा कवर्ड। इसमें रखे सारे कपड़े तुम्हारे लिए हैं। तुम्हें जो पसंद आए तुम पहन सकती हो। और यह रहा बाथरूम। उसने उस बड़े से चेंजिंग रूम से जुड़ा हुआ एक बड़े से बाथरूम की दरवाजे को खोलते हुए बताया। और कुछ?
उसके पूछने पर चित्रा ने अपनी गर्दन नामे हिलाई तो वह बाहर चला गया। मगर कुछ ही देर में चित्रा परेशान सी उसके सामने आकर खड़ी हो गई, जो कुछ कुछ भीग भी गई थी। तुमने चेंज नहीं किया? उसे वापस इस तरह देख उसने सवाल किया। जी, वो नल हमसे खुल नहीं रहा, वह डरती हुई बताई। दिव्यांश का घर मॉडर्न था, जहाँ सब कुछ मॉडर्न तरीके से लगा हुआ था, और चित्रावती, जिसने अभी तक सिर्फ सामान्य नल ही उपयोग किया था, उसके लिए वह उपयोग करना बहुत मुश्किल भरा था। चित्रा के बताने पर दिव्यांश वापस अपना काम छोड़ बाथरूम की तरफ बढ़ गया। यह सेंसर है, तुम हाथ रखोगी तो चलेगा और हाथ हटाओगी तो कुछ समय बाद बंद हो जाएगा। अगर तुम्हें इसमें प्रॉब्लम होती है तो ये रहा बटन, इसे ऑन कर देना, तुम्हारा नल ऑटोमेटिक चलेगा। फिर उसने बाकी के सारे नल और शॉवर का कनेक्शन उससे समझाया, गीजर उपयोग करना भी। चित्रा को देख वह इतना तो समझ गया था कि यह लड़की गांव से है, जिसे मॉडर्न सामानों की समझ नहीं है। कुछ समय बाद लाल साड़ी में खुद को चारों तरफ से लपेटे हुए चित्रावती जब चेंजिंग रूम से बाहर आई तो चेंजिंग रूम के दरवाजे की आवाज़ सुन दिव्य ने उस तरफ देखा और उसकी नज़रें सामने खड़ी लड़की पर जमसी गईं। साफ गोरे रंग पर लाल बनारसी साड़ी उभर कर आ रही थी। ब्यूटिशियन ने जो मेकअप किया था उसे चित्रा ने साफ कर दिया था, जिस वजह से उसका कुदरती रंग उभर कर आ रहा था। काली काली कजरारी आंखें, हल्के गुलाबी रंग के उसके होंठ, खुद को आंचल से चारों तरफ से छुपाकर जब वह उसके सामने आकर खड़ी हुई, तब दिव्य का ट्रांस टूटा, जो एकटक अब तक उसे देख रहा था। जी, आपके लिए खाना लगा दें? सर्वेंट खाना रखकर चला गया था, जिसे देखते हुए चित्रा ने धीमी आवाज में पूछा। तुम हमेशा ही इतना धीमी कहती हो? उसके पूछने पर चित्रा ने अपनी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा। उन नसीली सी काली आंखों में कितना सूनापन था, दिव्यांश पल भर में महसूस कर गया। दिव्य की नज़र को खुद पर देखते हुए वह वापस पलके झुका सर को नीचे कर ली। कहा है ना, सर उठाकर रखा करो। दिव्य सोफे पर से उठकर उसकी ठुड्डी पकड़ चेहरा उठाया। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना निकालो। यह कहते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। एक प्लेट क्यों, तुम नहीं खाओगी? दिव्यांश अपने हाथ पोंछते हुए वापस आया तो एक ही प्लेट लगा देख उसने चित्रा से सवाल किया। जी, हम बात अपने लिए भी प्लेट निकालो और खाना खा लो। उसकी अटकती जबान, जो दिव्य को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने नामे अपनी गर्दन हिलाई और उससे कह अपनी प्लेट लेकर खाने बैठ गया, पर अपने प्लेट पर नजर पड़ते ही उसका मुंह बन गया। खाना इस तरह नहीं निकाला जाता। वह, जिसे गांव में बड़ी थाली में खाना परोसने की आदत थी, उसने सिर्फ दाल को कटोरी में रखा और दो सब्जियां प्लेट पर एक किनारे से और चार रोटी उसी प्लेट में किनारे से चावल। क्या नाम बताया था तुमने? कुछ बती था ना? दिव्य ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। जी, चित्रावती। ओके, तुम कोई भी बती हो, ध्यान से देखो, प्लेट इस तरह लगाया जाता है। दिव्यांश सर्विंग ट्रे के पास आया और उसे सलीके से प्लेट लगाने का तरीका बताया। समझ आया? उसने उसे सब कुछ समझाने के बाद पूछा। चित्रा ने हामी अपनी गर्दन हिला दी। वह अपने लगाए प्लेट को लेकर खाने बैठ गया। तुम भी अपने लिए ले लो। जी, हम इसे खा लेंगे। तुम थोड़ा जोर से कहोगी? इतनी धीमी आवाज मुझे सुनाई नहीं आता। यूं लगता है तुम सिर्फ होठों को हिला रही हो, जिससे हवा निकल रही है। चित्रावती सच में बहुत धीमे कहती थी, जो सामने वाले को बहुत मुश्किल से सुनाई देता। जी, इस बार उसने थोड़ा सा तेज कहा, जिसे सुन दिव्यांश के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी प्यारी सी कानों में शायद घोलती आवाज। अपने लिए खाना ले लो और आओ बैठो, उसने एक बार फिर कहा। जी, हम इसे खा लेते हैं। इस बार उसकी आवाज दिव्य को साफ सुनाई दी। वह उसके लिए निकाले प्लेट को पकड़ते हुए बोली, इसे। इतना भरा भरा लग रहा है प्लेट, इसे रहने दो, तुम दूसरा ले लो। दिव्य ने उस प्लेट को देखते हुए कहा, जिसे चित्रा अपने हाथों पर पकड़ ली थी। जी, कोई बात नहीं है, खाना मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। उसकी बात सुन दिव्य एक पल को चुप रह गया। तुम्हें रोज खाना नहीं मिलता? उसका सवाल सुन चित्रा ने कुछ नहीं कहा और अपना सिर झुका दी। बैठो, दिव्य ने चित्रा से कहा तो वह वहीं जमीन पर बैठने लगी। ये क्या कर रही हो, यहाँ आकर बैठो। उसे नीचे बैठता देख उसने उसे टोका। जी, वहाँ आपके साथ?
वह हड़बड़ाकर उसके चेहरे को देखने लगी। हाँ, मेरे साथ। प्रॉब्लम क्या है यहाँ बैठने में? मैं खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, दिव्य ने उसे घूरते हुए कहा। जी, हमारा मतलब वह नहीं था। हम तो हम बहुत समय हो गया है कभी किसी के साथ इस तरह। हम यहाँ ही बैठ जाते हैं या बाहर कहीं। अगर आप चुप, यहाँ बैठो तुम। दिव्य एक बार फिर उसकी अटकती हुई धीमी होती आवाज सुन जोर से बोला। जी जी। वह उसकी तेज आवाज पर डरकर कांपी और जल्दी से जाकर उसके पास सोफे पर बैठ गई। गुड, अब खाओ। उसने जैसे ही कहा, वह जल्दी जल्दी अपने हाथों से खाना खाने लगी। हे स्टॉप, इस तरह कैसे खा रही हो? स्पून का यूज करो। जैसे ही दिव्य ने कहा, वह एकदम से रुक गई। तुम क्या रोबोट हो जो स्टार्ट कहने पर झट से स्टार्ट हो जाता है और स्टॉप कहने पर पल मात्र में स्टॉप? उसके रुकने पर दिव्य ने हल्की नाराजगी दिखाते हुए कहा। जी वो। उसकी आवाज़ से एक बार फिर उसका डर महसूस होने लगा। तुम इतना डरती क्यों हो? क्या किसी कैद खाने से भागकर आई हो? जी। दिव्यांश के कहने पर उसने एक ही बार में अपनी गर्दन हिलाते हुए हाँ कहा, जिससे दिव्यांश की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। तुम सच में भाग कर आई हो? जी। पर क्यों? उन्होंने हमारा सौदा कर दिया था। हमारी बहन ने कहा कि हम वहां से भाग जाएं। वह हमें सैर पर मिलने वाली थी, पर बीच में ही उन लोगों ने हमें पकड़ लिया और फिर हम आपके पास। वे हमें पकड़कर उनके पास ले गए जो हमारे सर पर बंदूक रखे थे, और फिर हमें आपसे शादी करनी पड़ी। इस सब में हमारी वो ओढ़नी भी वहीं रह गई जिस पर हमने हमारी बहन का नंबर लिखा था। अब तो हमारे पास उनका नंबर भी नहीं है। फिर हम उनके पास कैसे जाएंगे या उन्हें हमारी खबर कैसे दें कि हम कैसे फंस गए हैं? वह एक ही सांस में सारी बातें कहती चली गई और दिव्य उसकी प्यारी सी आवाज में उसकी बातों को सुनता ही रहा। तो तुम्हें लगता है तुम मेरे पास फंस गई हो? जी। जी नहीं, हमारा मतलब वह नहीं था। अपनी ही बातों में वह खुद को फंसता हुआ महसूस कर हड़बड़ाई। वहीं दिव्य के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। इस लड़की में एक अलग ही मासूमियत थी, यह उसने महसूस किया। कोमलता से भरी प्यारी सी उसकी आवाज, जहाँ चंचलता तो नहीं मगर मासूमियत बहुत ज्यादा थी। तो तुमने बताया तुम्हारी बहन कहाँ रहती है वह? दिव्य ने खाना खत्म कर प्लेट सामने टेबल पर रखते हुए पूछा। जी, हमें नहीं पता। दरअसल वह हमारी बहन, मतलब हमारी बहन है, पर वह अम्मा की बेटी है। अम्मा? वो जिनके पास हम थे। एक सेकंड, मुझे इस तरह कुछ भी समझ नहीं आएगा। जिनके पास, उन्होंने, वह, यह सब मैं कैसे समझूंगा? तुम पूरी बात बताओ। ओके। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? जी नहीं है। चित्रा का जवाब सुनकर दिव्य ने अपनी आंखें मीच लीं। सॉरी, कब से? इस बार उसने धीरे से थोड़ी झिझक के साथ पूछा। माँ तो बहुत पहले जब हम छठी कक्षा में थे तभी हमें छोड़कर चली गई। पर पापा थे, मगर एक दिन वह भी हमें छोड़कर चले गए। पढ़ाई की हो? चित्रा उदास हो गई थी और उसकी आंखें भर आई थी, जिसे देखते हुए दिव्य ने बात बदलना चाहा। जी, 10वीं पास हैं हम। 11वीं की कक्षा 2 महीने स्कूल गए हैं। फिर पापा चले गए और फिर सब कुछ बदल गया। उसकी आंखें अब लगातार बहने लगीं। तुम प्लीज रो मत ना। मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे चुप भी कराना नहीं आता। दिव्य के कहने पर चित्रा अपने आंसू पोंछते हुए हल्की सी मुस्कुरा दी। आपको एक बात बताएं? चित्रा उसके चेहरे को देखते हुए पूछी। हाँ। आपके घर आने के बाद हमें बहुत सुरक्षा महसूस हो रही है। क्या हम हमारी बहन के मिलते तक आपके घर पर रह जाएं? और क्या आप हमारी बहन को हमारे लिए ढूंढ देंगे? वह मासूमियत से अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए उसकी तरफ देख रही थी। पर तुमने तो कहा कि वह तुम्हारी बहन नहीं है, अम्मा की बेटी है। और ये अम्मा कौन है? अम्मा? वह बहुत बुरी है। हमारे पापा ने उनकी बहुत मदद की और उन्होंने हमारे साथ। अब हम कभी उनके पास नहीं जाएंगे। मर जाएंगे, पर हम कभी उनके पास नहीं जाएंगे। अब बस सिसक सिसक कर रोने लगी। तुम फिर रोने लगी? वह एक बार फिर उसे डांटने के लहजे में बोला, जिस पर चित्रा फिर से डर कर कांपी। तुम पहले तो डरना बंद करो और यह रोना भी। ऐसे लगता है दोनों ही काम तुम्हारे फेवरेट हैं। वह जैसे ही ये बोला, चित्रा अपना चेहरा उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी। कितना गंभीर चेहरा था दिव्यांश का। वह अभी जिस तरह से बात कर रहा था, उसके गंभीर चेहरे पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। पहली बार
चित्रा ने उसके चेहरे को बारीकी से देखा। गेहुआ रंग पर तीखी नाक, हल्की भूरी आंखें, ताव देती मूंछों पर हल्की दाढ़ी, रबर बैंड से जकड़े उसके बाल, माथे की खींचती हुई नसें। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही चित्रा के रुएं खड़े हो गए। इतना गंभीर चेहरा, उस पर उसकी वह गहरी आंखें। जी माफ, हम। वह झट से उसके पास से उठकर खड़ी हो गई और अब तक डर से हल्की कांपती हुई चित्रा के माथे पर पसीना छलक आया। क्या हुआ? दिव्य की गंभीर आवाज आई, मगर चित्रा से उसके चेहरे की तरफ देखा नहीं गया। मुझे देखो, और क्या हुआ ये बताओ। दिव्य उसके पास आकर खड़ा हो गया। जी, जी हमें माफ कर दीजिए। हमने आपसे जानकर शादी नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर हम आपसे शादी नहीं करेंगे तो वह हमें मार देंगे, इसलिए। पर सच में हमारी कोई गलती नहीं है। आप हमें माफ कर देंगे ना? वह डरते हुए वापस धीमी आवाज में बोली। तुम फिर डरने लगी और फिर से तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही। जी, जी वो। अब कहोगी भी क्या हुआ? वह अपने दांतों को आपस में चबाते हुए बोला। तभी उसके रूम का दरवाजा नॉक हुआ और दिव्य जो चित्रा के एकदम सामने खड़ा था, वह उससे दूर होकर वापस सोफे पर बैठ गया। वही चित्रा उससे दूर होते ही एक लंबी सांस ली, जैसे अब तक उसने अपनी सांस रोक रखी थी। आ जाओ, दिव्य ने सोफे पर बैठते हुए कहा। तो बाहर खड़ा सर्वेंट अंदर आया और खाने की प्लेट और सर्विंग ट्रे लेकर सर झुकाए हुए वहां से चला गया। उसके साथ ही दिव्य का फोन बजा और वह अपना फोन आईपॉड कान से लगाते हुए अपने कमरे की बालकनी की तरफ बढ़ गया। हाँ तरुण, कुछ पता चला? उसने बालकनी पर आते ही सवाल किया। नो सर, कुछ भी नहीं। उस पूरे गांव में कोई भी उसे नहीं पहचानता। पहचानना तो दूर की बात है, उसे तो किसी ने अब तक देखा भी नहीं। आज अचानक कि वह जिया को ढूंढते हुए मिस्टर दीक्षित के आदमियों को मिल गई। जिया विक्रम के हाथ लग गई थी, पर उन्हें दीक्षित निवास पहुंचने में समय लगता, जिसकी वजह से मिस्टर दीक्षित ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने आदमियों को एक लड़की उठाकर लाने के लिए कहा। और फिर जो हुआ आप जानते हैं। पता करते रहो, क्योंकि ये लड़की अपने नाम के अलावा कुछ बता नहीं रही है। आपको क्या लगता है सर, कहीं किसी दुश्मन की भेजी हुई? नहीं, ये तो आगे चलकर जाने दुश्मन बनने वाली है। मतलब? दूसरी तरफ बात करते तरुण के माथे पर बल पड़ गए। इस पर दिव्यांश के होठों पर मुस्कुराहट थी। वह बालकनी पर लगे जीने पर्दे से चित्रा को देख रहा था, जो सर झुकाए अब तक वहीं खड़ी थी, जहां दिव्य उसे छोड़कर आया था। कुछ नहीं, तुम बस पता करते रहो। कुछ ना कुछ जानकारी हाथ लगी जाएगी। बाकी आज इसे आराम करने देते हैं, कल मैं पूछने की कोशिश करता हूँ। दिव्य ने यह कहकर कॉल कट किया और वापस कमरे की तरफ बढ़ गया। कब तक खड़ी रहोगी? अब सो भी जाओ। उसके कहने पर मैं हाँ में गर्दन हिलाई, पर अपनी जगह से हिली नहीं। जाओ, सो जाओ। दिव्य ने वापस सोफे पर बैठते हुए कहा। जी, कहाँ? कहाँ का मतलब? सामने इतना बड़ा बेड है और वहां नहीं तो कहाँ सोगी? जी, उस पर। वह डरते हुए पूछी। हाँ तो और किस पर? वह झल्लाया। उस पर तो आप सोएंगे ना। पहले तो तुम ये अटकना बंद करो और मुझसे नॉर्मली बात किया करो। तुम्हें मारूंगा नहीं मैं, जो इस तरह अटक अटक कर और डर डर कर बात करती हो। दिव्य को उसका डरना अब गुस्सा दिलाने लगा था, और यह उसकी आवाज से भी पता चल रहा था। पर एक बार फिर उसकी तेज आवाज सुनकर चित्रा डरकर कांपी। मुझे ना तुम पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। तुम इतना डर क्यों रही हो? यहाँ आओ और सो जाओ, और सुबह जब उठोगी तो नॉर्मल रहना। दिव्य उसे लेकर बेड के पास गया और उसे बेड पर बैठाते हुए कहा। जी। वह अपने दोनों हथेलियों को आपस में मसलते हुए बोली। अच्छा, अब सो जाओ। कल मैं तुम्हारे लिए कुछ नाइट बियर का इंतजाम करता हूँ। इस तरह साड़ी में। जी, हम ठीक हैं। इस बार चित्रा ने पूरी कोशिश की कि उसकी आवाज में कपकपाहट ना हो। यह दिव्य ने भी महसूस किया। मुझे पता है तुम ठीक हो, पर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अंडरस्टैंड? दिव्य ने उसकी ठुड्डी अपनी उंगलियों से पकड़ उसका चेहरा अपनी तरफ उठाया, जिस पर चित्रा की पलकें उसकी तरफ उठ गईं और एक बार फिर उसकी नजरें दिव्य के चेहरे पर। इस बार दिव्य के होठों पर सजी प्यारी सी मुस्कान उसे बहुत ही आकर्षित बना रही थी। आप जैसा कहें, मतलब आपको जो ठीक लगे। वह अपना चेहरा पीछे करते हुए अपना सर झुका गई, पर दिव्य के चेहरे की मुस्कुराहट उसके जहन में छप गई।
जो खुद उसके होठों पर एक शर्म से भरी मुस्कुराहट ले आई। रात के 1 बजे जब दिव्यांश ने अपना काम खत्म किया, तब उसकी नज़र अपने बेड की तरफ गई, जहाँ चित्रा सिकुड़कर सोई हुई थी। दिव्यांश के कहने पर वह जैसे उस समय सोई, उसके बाद वह अपनी जगह से इंच मात्र भी नहीं हिली थी। हाँ, शायद ठंड जरूर लगी होगी उसे, इसलिए अपने हाथ पैर को समेट लिया था उसने, और खुद को पूरी तरह अपनी साड़ी के अंदर ढक लिया था। पर ना ही ब्लैंकेट लिया और ना ही उसे एसी बंद करने के लिए कहा। उसे इस तरह सोया देख दिव्यांश ने एसी का टेम्परेचर सेट किया और अपनी जगह से उठ उसे ब्लैंकेट से कवर कर खुद बेड की दूसरी तरफ जाकर सो गया। चित्रावती की नींद खुली तो उसने दिव्यांश के कमरे की एक दीवार पर लगी बड़ी सी घड़ी पर देखा, जहाँ सुबह के 5 बज रहे थे। वह रोज ही इस समय उठ जाती थी। फिर उसकी नज़र अपनी बगल में सोए दिव्यांश की तरफ गई और वह हड़बड़ाते हुए पीछे हुई। बिल्कुल किनारे सोई चित्रा को यह ध्यान ही नहीं रहा कि पीछे जगह नहीं है, और एक धम की आवाज़ के साथ वह बेड से नीचे गिर पड़ी, जिससे दिव्यांश की नींद टूटी और वह अपनी उनींदी आंखों से बेड के पास नीचे बैठी हुई चित्रा को देखा। वहाँ क्या कर रही हो? जी, जी हम गिर पड़े, वह जल्दी से खड़े होते हुए बोली, मगर शायद उसकी कमर पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से दर्द से उसकी आंखें बंद हो गईं, और जिसे महसूस कर दिव्य अपनी जगह पर बैठ गया। चोट लगी तुम्हें? क्या कर रही थी जो गिर गई? दिव्य के पूछने पर उसका हाथ, जो अपनी कमर को पकड़ लिया था, झट से सीधा हो गया। वह हल्का सा, अचानक आपको पास सोए हुए देखा तो हम थोड़ा सा पीछे हुए और गिर गए। बिल्कुल किनारे पर सोई थी तुम। इस तरह बिना देखे कौन पीछे हटता है? ध्यान रखा करो। और मुझे पास सोया हुआ देखकर इतना हड़बड़ाने की क्या जरूरत? पति हूँ तुम्हारा, पास ही सोऊंगा ना। उसने जितने हक से कहा। चित्रा की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। अब बस भी करो, इस तरह मत देखो। वैसे भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। जैसे ही दिव्यांश के मुंह से उसने यह सुना, उसे जोर की हिचकी आई। हिच वही दिव्यांश अपने दोनों होठों को आपस में भींच अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश किया। जी, आप सो जाइए, हम नहा लेते हैं, उसने धीरे से कहा और पलटकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। मगर कमर पर शायद उसे ज्यादा ही चोट लग गई थी, जो उसकी चाल से भी पता चल रहा था। चिति, रुको, दिव्यांश ने उसे आवाज दिया तो वह अपनी जगह पर रुककर पलटकर उसे देखने लगी। तुम्हारा नाम ना बहुत ओल्ड है, मैं उसे नहीं लेने वाला। जो कहा है उसी नाम से बुलाऊंगा। उसके कहने पर वह हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। चोट ज्यादा लगी है? वह उसके पास आकर खड़ा हो गया था। इस बार चित्रा ने नाम में अपनी गर्दन हिलाई। बैठो, मैं स्प्रे कर देता हूँ। दिव्य उसके बाजू को पकड़ वापस उसे बेड पर बैठाया और कमरे के कोने पर किनारे से बने ड्रॉर से पेन रिलीफ स्प्रे ले आया। कहाँ पेन है? वह स्प्रे ओपन करते हुए पूछा। जी, दर्द कहाँ हो रहा है? दिव्यांश ने वापस पूछा। जी, हम कर लेते हैं। वह साड़ी से खुद को ढकते हुए खड़ी हो गई। बैठो, दिव्य ने अपनी गंभीर आवाज में कहा तो चित्रा वापस बैठ गई। दिव्य ने उसका आंचल हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी चित्रा ने अपने हाथों को क्रॉस करके सीने पर से आंचल के ऊपर दबाव बना लिया। चिति, कुछ नहीं कर रहा मैं, तुम पीछे हो जाओ। वैसे भी बैक पेन है, मैं स्प्रे कर देता हूँ, कुछ रिलीफ लगेगा। इस बार उसने उसे पकड़कर खड़ा किया और पीछे से उसके आंचल को उठाते हुए कमर से स्प्रे लगाया। 10-15 मिनट आराम कर लो, ठीक हो जाएगा, दिव्य ने स्प्रे बंद करते हुए कहा और उसे वापस रखने के लिए डोर की तरफ बढ़ गया। आप क्यों रख रहे हैं हमारा इतना ख्याल? चित्रा का सवाल सुन स्प्रे को रखते हुए उसके हाथ रुके। फिर वह उसे रखकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ गया। बस मन कर रहा है। उसने बेड के पास खड़ी चित्रा की हथेली पकड़ उसे बेड पर बैठाते हुए कहा। पर हमें आदत नहीं है। पापा के जाने के बाद हमें याद भी नहीं किसी ने हमारा ख्याल रखा हो। हाँ, छुटकी जरूर हमारी फिक्र किया करती थी, पर अम्मा ने उसे ज़्यादा समय हमारे पास रहने नहीं दिया। तो फिर वापस आदत डाल लो, क्योंकि अपनी आदतें कभी नहीं बदलनी चाहिए। अगर हम आदत बदलते हैं तभी लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं और हर छोटी बात में हमसे बदलने की उम्मीद करते हैं। जैसी हो वैसी रहो। पर हमें डर लगता है, वह बहुत मारती थी हमें, हमारी हर छोटी गलती पर। कौन? दिव्य के माथे पर बल पड़े
अम्मा और वो मामा। उनका नाम भी तो होगा। जी, नाम? वह कह रही थी कि तभी दिव्य का फोन बजा। हाँ तरुण सर, सलमा बेगम और साकिब के हमारे शहर के आसपास होने के लिंक मिले हैं। हमारे खबरी ने खबर दी है कि साकिब को कल शहर के आसपास देखा गया है। हाँ, पता करो अभी कहाँ है। इस बार हाथ से जाना नहीं चाहिए। सर, हम कल जो दो लोग डीएमएच के पास पकड़े गए हैं, उनके पास से खतरनाक बारूद मिले हैं। तोड़ो उन्हें जितना तोड़ सकते हो। कुछ ना कुछ तो बकेंगे ही। पूरी रात ट्राई कर लिया सर, कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। मैं आता हूँ 10 मिनट में, तैयारी करके रखो। यह कहकर उसने फोन काटा। दूसरी तरफ तरुण के होठों पर एक मुस्कुराहट आई। सर आ रहे हैं, तैयारी करो। उसने अपने सामने खड़ी एक लड़की और एक लड़के से कहा, तो उन दोनों के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। अपनी जान प्यारी है तो अभी भी बता सकते हो कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, क्योंकि जो आ रहा है ना, वह कुछ बताने का मौका नहीं देता। तरुण ने उस कमरे में सिर्फ अंदरूनी कपड़ों में उल्टे लटके दो आदमियों के एकदम पास जाकर कहा। उनके शरीर पर बेदर्दी से पिटाई के निशान पूरी तरह दिख रहे थे। उनमें से एक आदमी की आंखें बंद हो रही थीं, जिससे वह पास खड़ी लड़की ने उसके मुंह पर पानी फेंक कर जगाया। वाह रीता, गुड शॉट। तरुण ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाई। मेरे हाथों पर खुजली भी बहुत हो रही है। तुम कहो तो एक बार और सफाई हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रीता के कहने पर तरुण ने जैसे ही हाँ कहा, रीता उसे घूर कर देखी। तभी वहां पास में खड़ा लड़का बिना हंस दिया। वह तेरी बात कर रही है। बिना ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। तो तरुण ने घूर कर रीटा को देखा, जो अब सामने बंधे उन दोनों आदमियों को गुस्से से देख रही थी। आगे की कहानी।